10 क्लास का ये जो परीक्षण करके देखिए 1.4 का, पिछली बार हम 3 नंबर का ये समाधान कर रहे थे। 3 नंबर में कम से कम हमने 7 तक कर लिया था, ठीक है। बाकी 8 9 हमने छोड़ा था, ये 8 और 9 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। और ये 8 9 मुश्किल नहीं है, सिम टू सिम हमें वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। इसको करके बाकी जो 1.4 का है, ठीक है, आगे 1.5 का है, उसे मैं समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा। ये जो 8 और 9 का जो क्वेश्चन है, इसी में से मैं आगे का चैप्टर समझाऊंगा, ठीक है। इस 8 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक सुपर फास्ट ट्रेन है ना, ट्रेन है एक एक्सप्रेस ट्रेन से। देखिए यहाँ दो चीज़ें एक साथ लिखी हुई है, एक सुपर फास्ट ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन से, है ना। अंतर है, दोनों में अंतर रखिएगा, दोनों ट्रेन में अंतर है। एक सुपर फास्ट ट्रेन है, वो ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर अधिक वेग से चलती है। यानी कि जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो ज़्यादा स्पीड चलती है। कितना स्पीड? 15 किलोमीटर अधिक वेग से चलती है, यानी कि वो 15 किलोमीटर ज़्यादा जाता है ना, एक्सप्रेस ट्रेन से। लेकिन वेग से यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से वो ज़्यादा दूर जाता है, ठीक है। तो सुपर फास्ट ट्रेन कितना दूर जाता है और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे में कितना जाता है वो दिया नहीं है ना। सिर्फ यहाँ पे वो दिया गया है कि कितना ज़्यादा या कितना कम जाता है, वो दिया गया है ना। तो दोनों का वेग दिया ही नहीं है, हमें उसे मानना होगा, ठीक है। उसके बाद एक ही स्टेशन, दोनों ट्रेन एक ही स्टेशन से होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, से छूट गया है। एक ही स्टेशन से दोनों ट्रेन एक साथ चलकर, यानी कि दोनों ट्रेन एक साथ चलकर 180 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशन पर पहुँचने में सुपर फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है ना। देखिए एक ही स्टेशन से दोनों ट्रेन चले, ठीक है, एक साथ चलकर 180 किलोमीटर दूर, यानी कि दोनों ट्रेन 180 किलोमीटर में ही गए, ठीक है, 180 किलोमीटर में ही गए। तो अन्य स्टेशन पर पहुंचने पर, यानी कि दूसरे स्टेशन पर पहुंचने पर, यानी कि जो 180 किलोमीटर दूर जाकर जो दूसरा स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पहुंचने पर जो सुपर फास्ट ट्रेन है उसको 1 घंटा कम समय लगता है ना। यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको जितना भी समय लगे, है ना, उससे सुपर फास्ट ट्रेन को, यहाँ पे लिखा है ना, सुपर फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है। यानी कि दोनों का अलग अलग समय निकालना होगा, ठीक है। एक तो सुपर फास्ट ट्रेन का समय और दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन का समय। और समय के लिए ये दूरी है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर जाने में दोनों को, ट्रेन को कितना समय लगेगा वो निकालना होगा। और दोनों का अलग अलग समय होगा, दोनों के बीच का अंतर 1 घंटे का होगा, है ना। दोनों समय के बीच का अंतर 1 घंटे का होगा। ये बोलकर ही समझ में आ जाता है, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो हमें सुपर फास्ट ट्रेन का प्रति घंटा वेग क्या था वो निकालना है, ठीक है। तो सुपर फास्ट ट्रेन का हमें वेग मानना पड़ेगा। तो समाधान में हम लिख सकते हैं, माना सुपर फास्ट ट्रेन का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो भी सुपर फास्ट ट्रेन है उसका वेग होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से जो एक्सप्रेस ट्रेन का वेग है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का वेग, अब क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेस ट्रेन का वेग वो कम है, ठीक है, और सुपर फास्ट ट्रेन का वेग ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, यानी कि इससे माइनस करना होगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है ना सुपर फास्ट ट्रेन का। क्योंकि हमने सुपर फास्ट को माना है, इसलिए इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें 15, क्योंकि वो वाला 15 ज़्यादा है तो ये वाला 15 कम होगा, है ना। लेकिन अगर हमने इसको पहले माना होता, एक्सप्रेस ट्रेन का वेग हमने पहले माना होता, तो उसी एक्स में सुपर फास्ट ट्रेन के लिए हमें जोड़ना पड़ता, 15 जोड़ना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा वालों को हमने पहले माना है, सुपर फास्ट ट्रेन का वेग को पहले हमने माना है, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन का वेग, क्योंकि ये कम है, क्योंकि इसका वेग कम है, इसलिए इसमें माइनस करना पड़ेगा। जो कम होता है उसी को माइनस करते हैं ना, इसलिए एक्स में -15 करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का वेग हो जाएगा x - 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दोनों ट्रेन को 180 किलोमीटर जाना है और 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है वो निकालना है, समय निकालना है। यानी कि जो समय वाला पार्ट होगा, इसी में से हमें इसको इधर लिखना होगा और दूरी को इधर लिखना होगा, ठीक है। तो पहले सुपर फास्ट ट्रेन का समय निकालते हैं।
तो हम लिख सकते हैं, देखिए चूँकि सुपर फास्ट ट्रेन का x किलोमीटर जाने में समय, यानी कि क्योंकि हमें समय ही निकालना है ना, इसलिए समय को हम इधर लिख रहे हैं, है ना। सुपर फास्ट ट्रेन का x किलोमीटर जाने में समय, तो उसी सुपर फास्ट ट्रेन का, ठीक है, देखिए इस लाइन में पहले 1 किलोमीटर का होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो हम पहले निकाल लेते हैं 1 किलोमीटर जाने में समय, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में समय, जब भी 1 का मान निकालना है हमें ये पता है, ये वाला पार्ट नीचे लिखा जाता है, यानी कि ये 1 ऊपर रहेगा और ये x नीचे रहेगा, 1/x इतना घंटा, ठीक है। उसके बाद 1 से ज़्यादा हमें निकालना है 180 किलोमीटर का, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन 180 किलोमीटर जाएगा, है ना। 180 किलोमीटर क्वेश्चन के हिसाब से 180 किलोमीटर जाने में समय बराबर, देखिए 1 से ज़्यादा होने से तो गुना किया जाता है, इसलिए 1/x में हमें 180 गुना करना है, ठीक है, गुना करना है। तो इसको गुना करेंगे तो 180/x घंटा हो जाएगा, ठीक है, घंटा पूरा लिखते हैं, ठीक है, हो गया। अब सेम टू सेम इसी तरह से हमें एक्सप्रेस ट्रेन का भी 180 किलोमीटर जाने का समय निकालना है, ठीक है, 180 किलोमीटर जाने का समय। तो हम लिख सकते हैं जैसा एक्सप्रेस ट्रेन का x-15 किलोमीटर जाने में समय होगा, ठीक है। किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर अलग से होगा ना, किलोमीटर जाने में समय, ठीक है, हमें पता है ये 1 घंटा होगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा में x-15 किलोमीटर ही जाता है, ठीक है। और इसका भी तो हमें समय ही निकालना है, इसलिए समय को इधर ही लिख रहे हैं, ठीक है, और ये दूरी इधर रहेगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन का 1 किलोमीटर जाने में समय, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो जो भी है ये 1 ऊपर ही रहेगा। जब भी 1 का मान निकालना है, अभी बताया था, वो ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, यानी कि x-15 घंटा, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन का हमें 1 से ज़्यादा यानी कि 180 किलोमीटर जाने में समय निकालना है, ठीक है, 180 किलोमीटर। तो जैसे यहाँ पे 180 का हम निकाल रहे थे, वो 1 से गुना होकर 180 ही हो गया था, है ना, वैसे ही यहाँ पे 180, यहाँ पे 1 से गुना होकर 180 ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 180/x-15 घंटा, x-15 इतना घंटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का समय है और ये सुपर फास्ट ट्रेन का समय है। तो दोनों के समय में हमें पता है कितना अंतर है, दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है। तो ये वाला ये वाला कम समय लेता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड जाता है, और ये वाला धीमा जाता है, इसलिए ये ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, ठीक है। यानी कि इससे हमें इसको माइनस करेंगे तो 1 घंटे के बराबर निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है, इसलिए प्रश्न अनुसार ये वाला ज़्यादा है, यानी कि 180/x-15, ठीक है, x-15, ठीक है। इसको घटाना है हमें इस वाले से 180/x, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो, क्योंकि दोनों समय के बीच का अंतर b माइनस होने से अंतर ही होता है, दोनों समय के बीच का अंतर 1 घंटा है ना। तो इसको घटाएंगे तो दोनों का अंतर 1 निकलेगा, क्योंकि ये 1 घंटा लेट करता है और ये 1 घंटा जल्दी पहुंचता है ना। तो ये इसी को माइनस करेंगे इसके पूरे समय को, तो 1 घंटे का निकलेगा, समझ गए ना। अभी पूरा समीकरण के रूप में जैसा बन ही गया है। अब देखिए इसको हमें समाधान करना है, समाधान करेंगे तो ये नीचे में है और ये भी नीचे हर के रूप में है। तो जो भी हर के रूप में है हमें उनका लसन निकालना होता है। तो x-15 और इसका लसन निकालेंगे तो x-15 इंटू x होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो हमें भाग करना होता है इसको इससे, ठीक है। तो इसको हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x। इस x को 180 से गुना करेंगे तो 180 x हो जाएगा। वैसे 180 और 180 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ना लें, ठीक है, नहीं लेते हैं, 180 x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, जैसे यहाँ पे पहले भाग किया फिर गुना किया, वैसे ही पहले यहाँ पे भाग करेंगे तो ये x और x कट जाएगा, बचेगा ये वाला। तो ये वाला 180 से गुना होगा तो 180 गुना x-15 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 1, ठीक है।
अब इसको कॉमन ले ही लेते हैं। 180 से 180 कॉमन लिया, यहाँ 180 कॉमन लिया तो 180 बाहर चला जाएगा, बचेगा हमारा x माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो आया है हाँ ये x ही हो जाएगा और ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 15, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ सटा हुआ है, यानी कि ये गुना है ना, इसके साथ गुना में है, तो 180 भले ही कॉमन चला गया लेकिन फिर भी माइनस तो सटा हुआ ही है, इसलिए ये इसके साथ गुना होकर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर इसको हम इस एक से गुना कर देते हैं, एक से गुना करेंगे तो ये जैसा का वैसा ही हो जाएगा, x माइनस 15 गुना x, ठीक है, ये जैसा वैसे ही रहेगा, तो उधर चला गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होगा। 180 है, ये x और x कट जाएगा, बचेगा 15, लेकिन ये सट्टा होने के कारण गुना होगा, ठीक है, यहाँ भी ये गुना ही होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 और x 15x हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसको गुना कर लेते हैं, 15 शून्य शून्य, 15 घटे 120, 120 का शून्य, हाँ हाथ में 12 हो जाएगा, 15 का 15, 15 और 12 हो जाएगा 27, यानी कि 2700 बराबर, उधर बचा x स्क्वायर माइनस 15x और कुछ नहीं, ठीक है। इस 2700 को हम उधर ले जाते हैं, नहीं उनको ही इधर लाते हैं, ठीक है, ये x स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये माइनस में है, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15x, ठीक है, और ये प्लस पहले से ही है, ठीक है, बराबर के इधर ही है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, 2700 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 15x, ठीक है, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि 2700, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये माइनस कॉमन इंटू होने के कारण बराबर के उधर नीचे चला जाएगा, तो माइनस वहाँ पे 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये जो भी है x स्क्वायर माइनस 15 और ये x नहीं लिखा 15x और ये प्लस में है ना प्लस 2700, ये जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, और माइनस उधर कॉमन चला गया, वो नीचे डिवाइड में चला गया तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें हिसाब करना है। अब हमें यहाँ पे ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके तो 2700, ऐसा जोड़ी संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 2700 हो, लेकिन जोड़ के 15 हो सकता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जब हम माइनस लिए थे ये प्लस में था पहले से ही, है ना, प्लस में था तो ये माइनस ही होगा, है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी माइनस होगा, यानी कि हाँ अब ठीक है, यानी कि घटा कर हमें 15 लाना है, ठीक है, गुना करके 2700 और घटा के 15 लाना है। देखिए वो कौन सा जोड़ी है मुझे पता है, फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। 2700 है, हमें इनका राफ करना पड़ेगा, ठीक है, 2700, इसको आपको इनका कॉमन यानी उत्पादक निकालना है। सबसे पहले 3 9 27 0 0, 3 3 9 0 0, 3 1 3 0 0, फिर और तो नहीं जाएगा 3 से, 2 5 10 0, 2 25 हो जाएगा, 25 2 50, फिर और 2 से नहीं जाएगा, 5 5 25, ठीक है। अब इनमें से हमें बनाना है जोड़ी, एक जोड़ी, मतलब दो संख्याओं का जोड़ी जिसमें गुना करके 2700 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन घटा के 15 होना चाहिए। देखिए ये 5 है, 5 दूना 10, ठीक है, 10 दूना 20, 10 तिया 30 हुआ, सॉरी मैंने गड़बड़ की, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हुआ ना, 20 तिया 60 होता है ना, 60, तो ये 60 हो गया, ठीक है। बाकी बचा 5 तिया 15,
15 तिया 45, ठीक है। ठीक है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है। तो इस 45 और 60 को गुना करेंगे तो आपको 2700 ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको घटाएंगे तो ये 15 ही आएगा, घटा कर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमें 60 और 45 चाहिए, 45 चाहिए। तो हमें पता चल गया क्या क्या चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है, माइनस है, और यहाँ पे हमें चाहिए 60 माइनस 45, जिससे घटाकर 15 आएगा, ठीक है। और एक्स, ये एक्स तो इधर ही रहेगा, माइनस ये 2700 इधर ही रहेगा, बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 60 और एक्स गुना हो जाएगा, 60x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स ना, माइनस माइनस प्लस 45 और एक्स गुना होगा तो 45x हो जाएगा, फिर माइनस ये 2700 हो जाएगा, ठीक है। 2700 बराबर 0, ठीक है। ओके, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन जाएगा, बचेगा x, यहाँ पे 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x गुना x है, तो 1x बाहर चला गया, 1x बच गया, ठीक है। माइनस यहाँ से x पूरा कॉमन चला गया है तो यहाँ सिर्फ 60 बचेगा, ओके, कॉमन चला गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले यहाँ तो प्लस है 45, इन दोनों में कॉमन जाएगा सिर्फ 45, ठीक है। देखिए, हमें तो पता है 45 और 60 को गुना करके ही 2700 होता है, यानी कि अगर 45 कॉमन जाता है तो यानी कि यहाँ केवल 60 बचना चाहिए, है ना। तो 45 कॉमन गया तो इस वाले में सिर्फ x बचेगा, माइनस इस वाले में सिर्फ 60 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 45 गुना 60 ही 2700 होता है, ठीक है, बराबर यहाँ बच गया 0, ठीक है। x माइनस 60 ये कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लिया, बचा हमारा x प्लस 45 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना है तो माइनस 60 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 60, और यहाँ पे प्लस 45 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 45, ठीक है। अब x हमने माना था सुपर फास्ट ट्रेन का प्रति घंटा वेग, है ना, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव में है इसलिए ये इससे आंसर मान लेंगे, तो आगे आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए सुपर फास्ट ट्रेन का वेग बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अब ये 8 नंबर तो हो ही चुका है, अब 9 नंबर बचा है, तो इसको भी पूरा किए देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रेहाना बाजार जाकर देखी, कोई रेहाना है, बाजार जाकर देखी कि प्रति किलोग्राम मछली का मूल्य, मछली के मूल्य से हुआ है ना, प्रति किलोग्राम मछली के मूल्य से प्रति किलोग्राम दाल का मूल्य, यहाँ का होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। प्रति किलोग्राम दाल का मूल्य 20 रुपया कम था, देखिए यहाँ 20 रुपया कम था बोला है, दाल का मूल्य 20 रुपया है ऐसा नहीं कहा है, यानी कि दाल का मूल्य 20 रुपया कम था, लेकिन किसके मूल्य से, प्रति किलोग्राम मछली के मूल्य से, यानी कि दोनों के 1-1 किलोग्राम का जो मूल्य है, दोनों के बीच का अंतर, यानी कि मछली के 1 किलो का दाम और दाल के 1 किलो का दाम में 20 रुपये का अंतर है, ठीक है। यानी कि मछली का मूल्य 20 रुपया ज़्यादा है और दाल का मूल्य 20 रुपया कम है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मछली का मूल्य रहेगा तो उसमें से 20 रुपये माइनस करेंगे तो वो दाल का मूल्य निकलेगा, ठीक है। जो भी हम मछली का मूल्य मानेंगे, चलिए अगर हम सपोज मान लेते हैं 40 रुपया मछली का मूल्य, ठीक है, तो उस मछली के मूल्य से प्रति किलोग्राम दाल का मूल्य 20 रुपया कम है ना, 20 रुपया कम, यानी कि अगर 40 से 20 घटाते हैं, है ना, तो 40 से 20 घटाएंगे तो 20 होगा, है ना, यानी कि 20 माइनस करने से ही दाल का मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो जो भी हम मछली का मूल्य मानेंगे, हमें पता है मछली का मूल्य तो हम 100 रुपये मानेंगे, उसमें से x माइनस 20 करेंगे तो दाल का मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद चावल का दाम भी दिया गया है, चावल का दाम प्रति किलोग्राम 40 रुपया कम है बोला है, यानी कि मछली के मूल्य से ही, यानी कि मछली का मूल्य अगर हम x मानते हैं तो उसमें 40 माइनस करेंगे, x माइनस 40, तभी तो x माइनस 40 रुपया वो चावल का दाम प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हमने निकाल लिया तीनों का दाम, तीनों के मूल्य। अब लिखा है रेहाना 240 की मछली 240 रुपये की दाल, यानी कि जो रेहाना है वो 240 की मछली खरीदती है पहले, फिर 240 का दाल भी खरीदती है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर खरीदा, तो जितनी मछली और दाल मिलाकर पाई, यानी कि परिमाण में, यानी कि जितना किलोग्राम मछली और दाल मिलाकर पाई, ठीक है, उसका माप 280 रुपये के चावल के परिमाण का समान है।
280 रुपये के चावल का परिमाण कहा है, यानी कि 280 रुपये में जितना किलो चावल मिलता है, ठीक है, मछली और दाल का परिमाण भी उतना ही होगा। मतलब 240 और 240 में जो मछली और दाल खरीदा है ना, 240 की मछली 240 की दाल में जितना उसे मिला है, जितना किलो मिला है, 240 की मछली में कितना किलो मिला है यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। 240 रुपये में कितना किलो लिया वो लिखा नहीं है, यहाँ भी 240 में कितना किलो लिया वो नहीं है। तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका किलो यानी कि इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले मछली का परिमाण फिर दाल का परिमाण, ठीक है। उनका टोटल जितना भी होगा, ठीक है, उन दोनों का परिमाण जितना भी होगा वो 280 रुपये में खरीदे गए चावल का परिमाण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का हमें परिमाण निकालना है, फिर चावल का भी परिमाण निकालना है, और इन दोनों को जोड़ के इनके परिमाण के बराबर होगा, यानी चावल के परिमाण के बराबर होगा, ठीक है। ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो तो हम इसको करके दिखाते हैं शॉर्टकट में। तो जैसा क्वेश्चन में मछली का मूल्य प्रति किलोग्राम दाम नहीं है, ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए माना मछली का मूल्य बराबर 100 रुपया प्रति किलोग्राम, ये दिया गया है, मतलब कि ये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। उसी तरह से दाल का मूल्य, क्योंकि हमें पता है दाल का मूल्य 20 रुपया कम है, तो इसलिए जो भी मछली का मूल्य है उसमें 20 रुपया कम करेंगे, यानी कि x-20 रुपया प्रति किलोग्राम दाल का मूल्य है। इसी तरह से चावल का मूल्य भी, वो तो 40 रुपया कम है ना, तो चावल का मूल्य x-40 रुपया प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है, प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये तीनों के तो 1-1 किलो का दाम है, ये 1 किलो का दाम 100 रुपया है, ठीक है, इसके चावल के 1 किलो का दाम x-40 रुपया है, और दाल का मूल्य 1 किलो का दाम x-20 रुपया, ठीक है, इतना रुपया है, ठीक है। अब 240 में उन्होंने क्योंकि मछली खरीदा है और 240 में दाल खरीदा है, तो 240 में कितना मछली और 240 में कितना दाल वो निकालना है, यानी कि परिमाण निकालना है, यानी कि ये तो रुपया है, यानी रुपये वाले को हमें इसे इधर लिखना होगा, है ना, एक नियम के हिसाब से। तो आगे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मछली 100 रुपया में मिलता है, मछली जो है 100 रुपया में मिलता है 1 किलोग्राम, है ना, मछली 100 रुपये में मिलता है 1 किलोग्राम, जैसे यहाँ पे दिया गया है 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये 100 रुपया का है, अगर हम 1 रुपया का निकालें तो, है ना, मछली 1 रुपया में मिलता है, मैंने बताया है जब भी एक का मान निकाला जाता है, ये वाला जो अधिक वाला मूल्य है वो बटा में चला जाता है, ठीक है। 1 किलो के परिमाण का जो होता है मूल्य वो नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक से ज़्यादा हमें 240 रुपये का निकालना है, एक से ज़्यादा 240 रुपये में मिलता है, ठीक है, यानी कि ये एक से तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होने से इसमें जो 1 रुपया का जो हिस्सा होता है परिमाण उसमें गुना हो जाता है, यानी कि 1 रुपये का परिमाण तो ये है, तो इसी में 240 गुना हो जाएगा, तो 240 अगर 1 से गुना करेंगे तो 240 ही हो जाएगा, है ना, 240 एकम 240 नीचे बटा x ही रहेगा, है ना, ये 240 बटा x किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें दाल का मूल्य भी निकालना होगा, ठीक है, इसीलिए दाल 240 रुपये में मिलता है, जैसे यहाँ पे मछली 240 रुपये मिला है इतने किलोग्राम, है ना, उसी तरह से दाल 240 रुपये मिलेगा, ये 240 रुपया में मिला है। अब क्योंकि ये 1 किलोग्राम का मूल्य ये है ना, तो जो भी 1 किलोग्राम का परिमाण होता है, ठीक है, मतलब मूल्य होता है, उसे नीचे लिखते हैं, इसीलिए हमने x-20 को नीचे लिखा। जैसे यहाँ पे x को हमने नीचे लिखा था, ये 1 किलोग्राम का वैल्यू है ना, ये जैसा कि 1 किलोग्राम का वैल्यू 100 रुपया, उसी तरह से इसका 1 किलोग्राम का वैल्यू तो x-20 है ना, इसीलिए यहाँ पे जो हम दाल का मूल्य निकाल रहे हैं x-20 वो नीचे रहेगा, ठीक। इसी तरह से चावल का मूल्य भी, इसीलिए चावल 280 रुपये में, क्योंकि 280 रुपया दिया गया है वहाँ चावल, है ना, खरीदा गया, तो 280 रुपये में कितना मिलता है, 280 रुपये मिलता है 280 बटा x-40 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य वो तो नीचे ही रहेगा, मैंने बताया था, ठीक है, तो ये नीचे ही है, और जितना का हमें निकालना है 280 का परिमाण निकालना है, इसलिए 280 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का परिमाण निकल चुका है, ठीक है। सबसे पहले मछली 240 में मिला इतना किलोग्राम, ठीक है, उसी तरह से दाल मिला 240 में इतना किलोग्राम, ठीक है, उसी तरह से चावल मिला 280 में इतना किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो दाल मिला है
और जो मछली मिला है उनका जो परिमाण है, ठीक है, उन दोनों का परिमाण, कुल परिमाण चावल के 280 में मिलने वाले परिमाण के बराबर होगा। यानी कि हमें इसको और इसको जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है, ये वाला मछली का परिमाण है और ये वाला दाल का परिमाण है, तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा हमारा चावल के 280 के परिमाण के बराबर, ठीक है। तो आगे हमें पता है क्या करना होता है, इसका और इसका हमें लसा निकालना है। तो x और x माइनस 20, इसका लसा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20, ठीक है। उसके बाद इस वाले से दोनों से एक एक करके भाग किया जाता है ना, तो सबसे पहले इस वाले से इसको भाग करेंगे तो x और x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 20। वही x माइनस 20 240 से गुना होगा, तो 240 गुना x माइनस 20 कर दिया गया है, ठीक है। फिर प्लस होगा, फिर सेम टू सेम जैसा कि यहाँ पे भाग किया था हमने नीचे वाले से, इसको भी x माइनस 20 से अगर हम भाग करेंगे तो x माइनस 20 कट जाएगा, बचेगा x, ठीक है। तो वो x इस 240 से गुना हो जाएगा, 240 गुना x 240x हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है ये s जैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें 240 कॉमन है, तो हम 240 को एक ही बार में कॉमन लेके ये बाहर लिख देंगे, बचेगा हमारा x माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस x, ये x भी बच जाएगा क्योंकि 240 तो कॉमन चला गया है ना, इसलिए x ही केवल बचेगा, 240 बाहर रहेगा। बाकी ये वाला जो है ये इंटू में है सटा हुआ, यानी इसे हम गुना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और गुना x 20x हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 20x लिखा ही नहीं है तो लिख देते हैं, ठीक है, 20x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर के उधर जो कुछ भी है वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगले भाग में 240 तो हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, ठीक है, ये ब्रैकेट है, x माइनस 20 है, फिर यह प्लस x है, ठीक है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये 20x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रैकेट हटाया, ये 20 नहीं है, ठीक है, 20 प्लस x है, और फिर बराबर के उधर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये और ये 1x और 1x जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है ये और ये जोड़ होगा, तो बाकी सब तो यहाँ पे कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा, तो उसको जैसा है वैसे उतारा जाएगा, ठीक है। ये 240 है, 240 गुना में सटा हुआ है, तो हम उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 1x ये हो जाता है 2x माइनस 20, ठीक है, 20, ये जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, बराबर 280, यहाँ पे x माइनस 40 है, ठीक है, x माइनस 40 है। ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो 240 है बराबर के उधर जाता है ना, गुना से अलग होकर उधर नीचे चला जाएगा, तो 240 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सुन कट जाएगा, उसके बाद और कटेगा, देखते हैं, 3 8 24, 3 9 27, दोनों 4 से कटेगा, ये 4 6 24 और ये 4 7 28, ठीक है, 7 बार में और ये 6 बार में कट गया। उसके बाद हमारा बचा है ये 2x माइनस 20, इस 6 को इससे गुना कर देते हैं, ठीक है, 6 दूना 12x माइनस 6 शून्य 6 दूना 12, ठीक है, 120, ठीक है। ये भी देखिए पूरा ब्रैकेट में है, तो हम इसको ऊपर वाले से जो भी नीचे है ना, ये बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना होगा, तो इससे हम गुना में सटा देते हैं x माइनस 40, ठीक है, बराबर। बाकी ये जो बचा और ये बचा, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, 7 और x स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 7 और 20 गुना होगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। बाकी x जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, x इसके साथ ही सटा हुआ है ना, ठीक है, हो गया। अब हम इनको गुना कर सकते हैं, अगर हम इसको गुना करें तो 12, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 12 का 12 ही होगा, लेकिन x और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस फिर 12 और 40 गुना करेंगे, 12 शून्य 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। और x यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x का x ही होगा, ठीक है। फिर ये और ये गुना होगा, माइनस प्लस माइनस 120 और x गुना करेंगे तो 120 x हो जाएगा, ठीक है।
फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, फिर 40 और 120 गुना करेंगे तो गुना करके देखते हैं, शून्य 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 हो जाएगा, फिर 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, यहाँ पे 4800 हो जाएगा, ठीक है, 4800। इसके बाद यहाँ पे कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता, तो ये जैसा है वैसे रहेगा, 7x² माइनस 140x, ठीक है, 140x, ये 140 है। उसके बाद बराबर, इसको बराबर के इधर लाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जोड़ घटाव जो हो सकता है उसे कर लेते हैं, 12x², ये माइनस में, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है तो जोड़ हो सकता है माइनस, ये शून्य 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 हो जाएगा, 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4800, ठीक है, हो जाएगा। फिर 7x² बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 7x² हो जाएगा। फिर माइनस 140x, ये बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 140x, बराबर उधर कुछ बचा नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12x² और यहाँ पर माइनस 7x², ठीक है, 12 से 7 घटाएंगे तो 5x² हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है पॉजिटिव वाला, ठीक है। फिर माइनस 600, यहाँ पे x हमने नहीं लिखा है, 100, ठीक है, 600x हो गया। अब देखिए 600x और यहाँ पे 140x, इनको आपस में घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है तो इससे घटेगा, शून्य 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 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये वाला बड़ा है तो माइनस होगा, ठीक है, उसके बाद शून्य शून्य शून्य, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, 10 से 4 घटाए 6, ठीक है। फिर यहाँ बच गया 5, 5 से घटाए 4, यानी कि 460, 460 बचा x का x ही लिखेंगे, ठीक है, बचा 4800, इसको पूरा लिखेंगे 4800 बराबर बचा 0, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा द्विघात समीकरण बन चुका है, लेकिन इसमें से 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हम कॉमन लेते हैं, 5 हमने लिया कॉमन, x² बचेगा माइनस, अच्छा 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 9 45, 45 एक बच गया, एक और 10, 5 9 10 यानी कि 92 और x बच गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 इसमें से कॉमन लिया तो 5 9 45, 46 47 48, 3 बचा, 3 और 0 30, 5 30 बचा, और ये 1 शून्य बच गया, 5 शून्य बरा, यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो कुछ बचा है लिखते हैं, x² माइनस 92x प्लस 960, ठीक है, बराबर, ये जो 5 है बराबर को उधर 0 से भाग हो जाएगा तो वो 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा द्विघात समीकरण बन गया है, लेकिन हम इसको श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे। तो आगे हमें लिखना पड़ेगा समीकरण x² माइनस 92x प्लस 960 बराबर 0 को, ठीक है, यानी कि इस समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को समीकरण इससे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर समीकरण ये वाला जो भाग होता है ना, इससे तुलना करने, से तो लिखा ही नहीं, इससे ना, समीकरण इससे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह पर यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं a बराबर 1, ठीक है, और b बराबर 92 है, माइनस 92, माइनस के साथ है माइनस 92, और c बराबर हमारा 960 है, 960, ठीक है, हो गया। तो इसीलिए हमें निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac का मान, ठीक है, ये हमें इसका मान निकालना पड़ता है, ठीक है। b की जगह पर हमारा माइनस 92 है तो माइनस 92 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ये माइनस है ना, 4ac, 4 तो 4 ही होता है, गुना a यानी कि a का मान हमारा 1 है तो 1 का 1 लिखेंगे, गुना c की जगह पर हमारा 960 है तो 960 लिखेंगे, 960, ठीक है। इतना करने के बाद हमें ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 92 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 9 18, 18 दूना 36, 36 का 6, हाथ में 3, 9 9 81 और 3 84 और 3 84, यानी कि
8,464 हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर नहीं पा रहे हैं तो 92 को 92 से ही गुना कर देंगे, ठीक है। इस पूरे 92 को 92 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह माइनस है, ये 4 से ये गुना होगा, ठीक है। 4 शून्य शून्य, 4 छक 24, 24 का 4, हाथ में 2, 4 9 36, 36 और 2 38 हो जाएगा, ठीक है। 3,840। इसके बाद हम इनको घटाएंगे, ठीक है। 4 से शून्य, 4 ही यहाँ होगा, यहाँ पे 6 से 4 घटाया 2 हो जाएगा। फिर ये 14, ये 4 है और ये 8 है, यानी 14 से 8 घटाना पड़ेगा। 14 से 8 घटाने से 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा हमारा 7 बचा, 7 से 3 घटाया 4 होता है, ठीक है, यानी कि 4,624 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4,624 निकला है, ठीक है। आगे हम श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार, ठीक है। सूत्रानुसार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a लिखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। फिर माइनस बी का मान हमारा -92 था, नहीं ये माइनस पहले से ही है, लेकिन बी का मान अलग से माइनस में था, -92, ठीक है। फिर प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हमने निकाला था, वो है 4,624, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4,624, ठीक है, बटा 2 गुना ए का मान था 1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, अच्छा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आगे है ना, फिर प्लस माइनस ये जैसा वैसे रहेगा। 4,624 ये रूट में है, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। 4,624 पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4, ये 2 है ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 अठे 16, 2 9 18, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 289 है ये किसी के साथ कटेगा नहीं, ठीक है। ये एक ही बार 17 गुना 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 गुना 17 289, यानी कि 17 इन दोनों की जोड़ी में से हमें एक ठो लिखना है 17, ठीक है। बाकी बचा ये 2 का जोड़ी में से एक ठो और ये 2 का जोड़ी में से एक ठो, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उन जोड़ी में से एक ठो। तब देखिए थी कितना हुआ, 17 दूना 34, 34 दूना 34, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, तो यानी कि 68, ठीक है। यानी कि 92 के बाद हमें यहाँ पे 68 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस में अलग अलग है, ठीक है, तो प्लस माइनस में इसे हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले 92 + 68, फिर 92 - 68, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद ये प्लस में सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, 160 नीचे बटा 2 है, ठीक है, सॉरी 2 है ना, 2 है और बराबर ये x इधर बराबर है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर, इनको हमें घटाना पड़ेगा, 12 से 8 घटाया 4 होता है, 4 ही होते हैं ना, 12 से 8 घटाया 4 होता है। फिर यहाँ बच गया 8 से 6 घटाया 2 होता है, ठीक है, बटा 2 आया, ठीक है। ओके, यहाँ पे x बराबर, अच्छा इन्हें काटना पड़ेगा, 2 8 16 और 2 0 0, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 80 और यहाँ पे x का मान 12। देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव में आए हैं, दोनों आंसर पॉजिटिव में है, तो इन्हें हम सही मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने x जो है मछली का मूल्य माना था, है ना, और दाल का मूल्य, है ना, दाल का मूल्य उससे 20 रुपये कम था, तो अगर 80 रुपये माने तो इसमें 20 रुपया कम करने से 60 रुपया दाल का मूल्य होगा।
लेकिन हम इससे तो 20 रुपये माइनस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि 12 तो 20 से भी कम है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर ये होगा। इसीलिए लिख सकते हैं मछली का मूल्य, ठीक है, मछली का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये इस तरह से मछली का मूल्य हो गया। इसके अगले चैप्टर का मैं समझाना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज 2 मैथ में ही इतना टाइम चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।